बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इंटरनेशनल खबरों की तरफ से अमेरिका के अंदर ना एक ब्रीफिंग दी गई है 2 घंटे की। 2 घंटे से ज़्यादा की ये ब्रीफिंग थी और अमेरिका में ये ब्रीफिंग दी गई है अमेरिकी सेनेटर्स को। इनमें से चंद ने बाहर निकल के, बंद कमरे के अंदर ब्रीफिंग थी, इन्होंने बाहर निकल के कुछ चीज़ें तो नहीं बताई। जहाँ पे ये अंडर ओथ होते हैं, जो बातें नहीं बता सकते वो तो नहीं बताई, लेकिन जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं उन्होंने हिलाकर रख दिया पूरी दुनिया को। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के पोल खोल दिए और अमेरिका ने ईरान जंग में अब तक जो कुछ भी किया है ये सारा मामला इन्होंने सामने लाकर रख दिया है। मैं आपको सिर्फ 3 सेनेटर्स का बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा इस मीटिंग से बाहर आने के बाद। सेनेटर क्रिस मर्फी ये कहते हैं जनाब कि मैं अभी 2 घंटे की बंद कमरा खुफिया मीटिंग से आया हूं जो जंग के बारे में थी। इसने मुझे सिर्फ ये यकीन दिलाया है कि ये बिल्कुल ही एक बगैर सर पाँव के एक जंग है, यानी बेरब्त है, कोई बगैर प्लानिंग के, ना इसको कोई सारा ना कोई पाँव है जो लड़ाई हो रही है। हम अपने जो हमारे मकासद थे उनमें से किसी एक मकसद को भी हासिल करने के काबिल नहीं हुए और ना कर पाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। वाकई कोई रास्ता नहीं है कि हम ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह कर सकें, क्योंकि उनका ज़्यादातर हिस्सा ज़मीन के नीचे बहुत गहराई में दफन है और हम किसी भी हथियार के ज़रिए से ईरान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर सकते जब तक कि हम ज़मीनी हमला ना करें, यानी ईरान की सरजमीन पे अपनी फ़ौज जब तक हम ना उतारें। और ये ज़्यादा तबाहकुन होगा और बड़ा गैर मकबूल होगा, बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा अमेरिका के अंदर, ये सेनेटर मर्फी कह रहे हैं। अब आ जाए अमेरिकी सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल, इनका जो स्टेटमेंट है बाहर आने के बाद, इन्होंने कहा जी अमेरिका ईरान में फ़ौजें भेजने जा रहा है जो बहुत ख़तरनाक है। यानी इन्होंने भी वही बात की है कि ये फ़ौज भेजने जा रहे हैं ईरान के अंदर ग्राउंड पे, और बड़ी परेशान करने वाली बात है। ये अमेरिकी हुकूमत की खुफिया इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग थी, उसके बाद ये एक और सेनेटर का स्टेटमेंट है। अब एक और सेनेटर, उनका स्टेटमेंट आप सुन लें। ये कहते हैं जी जंग पर 2 घंटे की क्लासिफाइड ब्रीफिंग से वापस आया हूं। ईरान का ज़्यादातर एटमी प्रोग्राम ज़ेरे ज़मीन है, अब कोई और रास्ता नहीं बचा। इनको भी ये ज़मीनी हमले की बात बताएगी। ये जो सेनेटर बाहर आए इन्होंने बताया जी कि अब अमेरिका ज़मीनी हमला कर सकता है। तो क्या वाकई ज़मीनी हमला हो सकता है? ईरान के सामने जब ये सवाल आता है तो ईरान की जो फ़ौज है उनका जो स्टेटमेंट है वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं जी हम 50 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि इसराइली और अमरीकी फ़ौजी हमारी सरजमीन पे आए, ज़रा ज़मीन पे इनके साथ आमने सामने मुकाबला हो। बल्कि वो लोग तो ये कहते हैं हम ताबूतों के अंदर लाशें भेजना चाहते हैं इनके फ़ौजियों की, डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को, ताकि उन्हें पता चले कि कैसे कत्लेआम किया जाता है। तो ईरान तो तैयारी करके बैठा हुआ है कि आ जाओ ज़मीन पे। देखिए ईरान का पूरा मुल्क ही अब एक फ़ौज बन गया है, वो 9 करोड़ लोगों से आपको लड़ना पड़ेगा। आयतुल्लाह अली खामनई ने जो शहादत है उसको चूज़ किया था कि ठीक है यार मैं अपने मुल्क के लिए जिया हूँ और अब मेरी मौत भी मेरे मुल्क के काम आएगी, वो शहीद हो गए। ये उनके पास चॉइस थी, उन्होंने शहादत को गले लगाया और पूरा मुल्क जो है वो जंग के अंदर उतर गया। और अब ईरान वैसा नहीं है जैसा आज से कुछ अर्सा पहले वहाँ मुजाहरे हो रहे थे, चीज़ें हो रही थी। ईरानियों को इकट्ठा कर दिया अमेरिका और इसराइल के हमले ने। हत्ता कि जो अरब ममालिक के अंदर या कुछ और ममालिक के अंदर ईरानियों को लेकर एक शिया सुन्नी का भी एक डिवाइड था, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। इसका फ़ायदा हुआ ईरान को, बहुत फ़ायदा हुआ। और अब मामला ये है कि ज़मीनी फ़ौज, तो ज़मीन पे क्या ये फ़ौज भेज सकते हैं? मुझे जो दिखाई देता है वो ये है कि अमेरिका हो सकता है कि ईरान में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दे या कोई एक ड्रामा क्रिएट कर दे, जैसे हॉलीवुड की मूवी होती है कि अचानक किसी ऐसे अजीब से इलाके के अंदर अमेरिकी फ़ौजें उतरें, इसराइली कमांडो वमांडो उतरें और उतर के वो को कार्रवाई डाल के वापस चढ़ के निकल जाए, कोई वीडियो शीडियो बन जाए और बाद में अमेरिका रोला डाल दे जी हमने तो उनके हथियार तबाह कर दिए, हमने ये कर दिया वो कर दिया। वहाँ पे ईरानी जहाँ बैठे हुए हैं वो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेंगे इनके आने पे, वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। जहाँ पे उन्होंने अपने एसेट रखे हुए हैं, अगर उन्होंने उसको ज़मीन के बहुत सैकड़ों फुट नीचे लेकर चले गए, अगर ज़मीन के अंदर बल्कि हज़ारों फुट वो नीचे लेकर चले गए ज़मीन में, अपने असासों को, अपने मिसाइलों को, अपने ड्रोन्स को और अपने एटॉमिक एनर्जी के हवाले से जो वो काम कर रहे थे, अगर वो ज़मीन के नीचे ले गए, उन्होंने बमों से बचा लिया, तो क्या वो इंसानों से नहीं बचाएंगे? उन्होंने वहाँ सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं किया होगा। ये कहने के लिए बड़ा आसान है, एक ड्रामा क्रिएट किया जा सकता है फेस सेविंग के लिए, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। और एक और चीज़ है कि क्या ईरान अब एटमी धमाका करेगा? इसके ना इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। ईरान को जिस किस्म की लड़ाई के अंदर डाल दिया गया है, ईरान को इस बात की समझ आ गई है कि अगर उसके पास एटम बम होता
तो इसराइल या अमेरिका कभी भी उसके ऊपर अटैक करने की जरूरत ना करते। अगर ईरान के पास एटमी टेक्नोलॉजी होती है और उन्होंने तजर्बा किया हुआ होता है एटम बम का, तो जिस तरह के उनके मिसाइल्स हैं और जिस तरह उन्होंने डिसीव कर दिया है रेडार्स को या उस सारे सिस्टम को जो अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ था इसराइल में और मिडल ईस्ट में, तो उसके बाद ये डर जाते हैं और ये कभी भी अटैक ना करते। तो ईरान अब बड़ा संजीदगी से इसके ऊपर गौर करेगा। कुछ सोर्सेज ये क्लेम भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ईरान इस हवाले से कोई सरप्राइज दे सकता है। 12 जब वो होगा तब उसके ऊपर बात करेंगे। टॉम हॉक मिसाइल, डोनाल्ड ट्रंप के गले जो सबसे बड़ी चीज़ पड़ी हुई है ना, वो है मासूम बच्चियों का कत्ल। और ये बात ठीक है, हम सबको इस पे बात करनी चाहिए, दुनिया के हर इंसान को इस पे बात करनी चाहिए और बार बार बात करनी चाहिए। मैं यहाँ पे कहीं गया हुआ था, मुझे 2-3 अंग्रेज़ मिले, यहाँ बरतानिया के रहने वाले लोग हैं, वो भी बच्चियों का जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे, और उनमें एक की आंखों में आंसू थे। स्टुअर्ट नाम था उसका बंदे का, मुझे याद है। वो जब मेरे साथ बात कर रहा था तो उसको बहुत तकलीफ हो रही थी कि मासूम बच्चियाँ, तो उसको ये नहीं पता था उनकी एज क्या है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी वो 7 साल से 12 साल तक की थी। उसने कहा हमारे घर में इतनी छोटी बच्ची है। तो उसके मैंने देखा उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो पूरी दुनिया को आपको बताना चाहिए कि वहाँ पे 168 मासूम बच्चियों का कत्लेआम हुआ। इसके ऊपर सबको आवाज़ उठानी चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इससे बचने के लिए ये मामला कत्लेआम का डाल दिया ईरान के ऊपर। और जब मीडिया ने पूछा जी वहाँ पे तो टॉम हॉक मिसाइल गिरा, तो ट्रंप ने कहा जी वो तो ईरान के पास भी है। तो मैंने ज़रा इसके ऊपर थोड़ा चेक किया कि ये टॉम हॉक मिसाइल किसके पास है। एक तो सेनेटर चक शूमर जो है अमेरिका में, उन्होंने सेनेट में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता है, ईरान के पास टॉम हॉक मिसाइल नहीं है। ये टॉम हॉक मिसाइल है क्या? ये क्रूज़ मिसाइल है नाज़रीन, लॉन्ग रेंज है, ये 2500 किलोमीटर तक चला जाता है, 1500 किलोमीटर से लेकर। और ये जेट पावर है, बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर पावर है, बहुत स्पीड है इसकी। साइज़ इसका उतना बड़ा नहीं होता, 20 फुट का ये मिसाइल है। 300 पाउंड तक ये अपने साथ वॉरहेड लेकर जा सकता है और ये बहरी जहाज़ों से भी इसको फायर किया जा सकता है। रफ्तार बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। फिर ये ज़्यादा बुलंदी पे नहीं जाता। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो ऊपर जाते हैं फिर वापस आते हैं, आकर लगते हैं। ये ऐसे नहीं करता। ये मिसाइल जो है ये ज़मीन से कुछ ज़्यादा ऊंचा नहीं जाता और ये अपने टारगेट को ढूंढ के उसके ऊपर अटैक करता है। ये इस हवाले से बड़ा शानदार है। रेडार के अंदर भी बहुत काम आता है, काबू नहीं आता। ये नवाज शरीफ, आपको याद है एक दिन नवाज शरीफ बरतानिया में जब थे, इलाज करवाने के लिए गए हुए थे, तो पाकिस्तानी हुकूमत पे, फ़ौज पे दबाव डालने के लिए उन्होंने कहा था कि टॉम हॉक मिसाइल आके जो बलूचिस्तान में गिरे थे, जो 2 नहीं चले थे, उनको काबू कर लिया गया था जब अफगानिस्तान पे अमेरिका बमबारी कर रहा था। तो बाद में रिवर्स इंजीनियरिंग की गई और टॉम हॉक मिसाइल टाइप के पाकिस्तान ने क्रूज़ मिसाइल बना लिए। तो ये बात ठीक है। चाइना ने बड़ी मदद की थी। अमेरिका के कुछ ड्रोन से यहाँ पे पाकिस्तान में गिर गए थे, कुछ मिसाइल्स भी गिर गए थे जो चले नहीं थे, तो उसको फौरी तौर पे पाकिस्तानियों ने कंट्रोल कर लिया था और बाद में चाइना की मदद से उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की गई थी, तो पाकिस्तान ने कुछ हथियार बना लिए थे। ईरान के पास टॉम हॉक नहीं है। ये दुनिया में जिन मुल्कों के पास है उसमें अमेरिका के पास है, बरतानिया के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। अभी जापान को लगा कर दिया जा रहा है क्योंकि चाइना से और शुमाली कोरिया से उनको ख़तरा रहता है, लिहाजा वो कर रहे हैं। बहरहाल शुमाली कोरिया ने भी एक क्रूज़ मिसाइल का बड़ा कामयाब तजुर्बा कर लिया एक दिन पहले। वो अपनी तैयारियां हर वक्त करते रहते हैं, उनके तो हथियार ही बहुत ज़्यादा हो गए। तो नाज़रीन, ये डोनाल्ड ट्रंप झूठे साबित हो रहे हैं इस मामले में। अमेरिका ने कितने हथियार फूंक दिए और कितने हथियार चला दिए, इसका अंदाज़ा आप इस खबर से लगा सकते हैं जो इंटरनेशनली मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज ने दी है कि ईरान जंग के सिर्फ 2 दिनों में अमेरिका ने $5.5 अरब से ज़ायद के हथियार इस्तेमाल किए। आप सोचें कितनी तबाही इन्होंने फैलाई है। $5.5 अरब से ज़ायद के हथियार अमेरिका ने सिर्फ 2 दिन में चलाए। कितना बारूद फेंका इन्होंने ईरान के ऊपर, आप सोच भी नहीं सकते। अब इस वक्त ईरान ने 36वीं लहर जो है मिसाइलों की वो भेजी है इसराइल में, यानी 1, 2, 3, 4 करके अब 36 तक पहुंच गया ईरान। ये 36वीं लहर गई है और इसराइल के अंदर बहुत तबाही है। इसराइल की सूरत हाल के ऊपर BBC ने एक रिपोर्टिंग की है। ये ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ रिपोर्टिंग BBC की। ये तेल अवीव से BBC ने रिपोर्ट किया है कि यहाँ पे हू का आलम है, खौफनाक सूरत हाल बनी हुई है इसराइल के अंदर, बहुत ख़राब हालात हैं। जुज़वी तौर पे लॉकडाउन लगा हुआ है इसराइल में, दुकानें और कारोबार बंद है इसराइल में, और ये सूरत हाल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती चली जा रही है। साथ उन्होंने ये भी बताया कि सायरन भी अब प्रॉपर काम नहीं कर रहे। मिसाइल आते हैं तो सायरन का सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा, और हम ये देख रहे हैं फ़िज़ा में मनाज़र कि जो मिसाइल अब ईरान की जानिब से आता है उसको रोकने के लिए इसराइल का दिफाई निज़ाम प्रॉपर काम नहीं कर रहा।
अब इसराइल की फ़िज़ा ऐसा लगता है कि ईरानी मिसाइलों के लिए खुली है, उनके ड्रोन्स के लिए खुली है। उस तरह का दिफा नहीं है जैसा आयरन डोम से एक्सपेक्ट किया जाता था या कहा जाता था। अब ये तो बीबीसी का आपको बताया कि इसराइल में क्या सूरत हाल है। ज़रा देखें CNN की रिपोर्ट क्या कह रही है ईरान के बारे में। ईरान में जो सूरत हाल है उसको CNN ने रिपोर्ट किया कि वहाँ कारोबारी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। लोग काम कर रहे हैं, होटलों पर खाने खा रहे हैं और सड़कों पर चहलकदमी कर रहे हैं, चहल पहल चल रही है। देखें ईरान कैसा है और इसराइल कैसा है, दोनों में कितना फ़र्क है। हालांकि वहाँ पे बंकर्स भी नहीं है। तो ये 9 करोड़ लोगों को खड़ा कर दिया खामनई ने, और ये अब लड़ाई ऐसा लगता है लंबी लड़ने के लिए ये कौम भी तैयार है, इनकी फ़ौज भी तैयार है। वो कहते नहीं हम तो 25-30 साल से इस लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। नाजरीन, एक और ख़बर आई है और ख़बर ये कह रही है कि आबनाए हरमज़ में, आबनाए हरमज़ जहाँ पे ईरान ने रास्ता बंद किया हुआ है और दुनिया की पेट्रोलियम मसनूआत वहाँ से नहीं गुजर पा रही हैं, उसकी वजह से प्राइस ऊपर जाने का ख़तरा हर वक्त मौजूद रहता है। अमेरिका ने कुछ इक़दाम उठाए, अब कीमत नीचे तो आई है पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी में, जैसे ऊपर गई थी वैसे ही नीचे भी आ गई। पाकिस्तान की हुकूमत जिसने रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आवाम के लिए बढ़ा दी थी, 55 रुपये, कम करने का नाम ही नहीं ले रही। भाई जैसे आपने बढ़ाई थी अब आप कम भी कर दें वैसे ही। लेकिन डिटाई और बेशर्मी के अंदर इन्होंने PhD किया हुआ है, और इनसे बड़े बेशर्म वो हैं जिन्होंने लाकर इनको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकार सारे के सारे। तो लाकर जिन्होंने इन्हें बिठाया है, ना उन्हें शर्म आती है, ना ये जो आ गए हैं ना इन्हें शर्म आती है। और अवाम जो है वो इनको शर्म दिला नहीं रही। जिस दिन अवाम निकलेगी तो इनको शर्म आएगी। बहरहाल अब आबनाए हरमज़ को बाकायदा बंद करने के लिए ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं पानी के अंदर। ये पानी में ना फ्लोट करते हुए बम होते हैं, इनको ये मुख्तलिफ़ जगह पे बिछा दिया जाता है। इसकी बहुत सारी किस्में हैं, तो ईरान के पास अपने हैं। अब ये पानी में जब इसको बिछा देंगे तो कोई भी जहाज़ इनसे टकराएगा तो ये उसकी तरफ जाएंगे, उसके साथ लगेंगे तो वो जहाज़ तबाह हो जाएगा। और जिस जहाज़ पे तेल होता है वो तो बहुत तेज़ी से चलता है, बहुत जल्दी तबाह हो जाता है। तो ईरान ने आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं, और बहुत थोड़ी जगह उसने ऐसी छोड़ी जहाँ से वो जिसको चाहेगा उसको गुजार देगा। तो अभी तक ईरान ने चाइना को इजाज़त दी है कि आप अपने बहरी जहाज़ यहाँ से गुजार सकते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने दावा कर दिया कि हमने बारूदी सुरंगें बिछाने की जो कोशिश कर रही हैं ईरानी कश्तियाँ, उनमें से 10 कश्तियों को हमने डबो दिया है। वैसे भी ट्रंप ने गेम चुक के रखी हुई है, एक कामयाबी मिलती है तो उसको 10 से ज़रब करके बताता है। देखिए ना, पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में भी वो 1 2 3 4 5 7 करते करते कितने ही जहाज़ बढ़ा दिए। 6 जहाज़ों से शुरू हुआ, 11 जहाज़ों तक डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गया। वो तो शुक्र है नरेंद्र मोदी के साथ उनका मामला हो गया, वरना ये 1100 जहाज़ भी हो जाने थे। इंडिया के सारे ही जहाज़ डोनाल्ड ट्रंप ने बयानात के अंदर तबाह कर देने थे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने गेम चुक के रखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी बढ़ रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजाज़त मिलने के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के साहबजादे मुश्तबा खामनई को मुबारकबाद पेश की है, और उनके वालिद के इंतकाल के ऊपर भी स्टेटमेंट दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ की इतनी जरूरत कैसे हुई कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया इस वक्त। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि मुझे ये बंदा पसंद नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ अंदर की खबर, और ये जनाब पाकिस्तान से आई खबर। ये है कि शहबाज शरीफ को इजाज़त अमेरिका ने खुद दी है, और पाकिस्तान को ये लगता है, यानी हैरत थी कि ये इनको इजाज़त कैसे मिल गई। तो मामला सीधा सा है और साफ सा है कि अमेरिका बैकडोर चैनल को ज़िंदा रखना चाहता है। उसे अपने कुछ ऐसे इंतहाई वफादार लोग चाहिए जो ईरानी क़यादत के साथ राब्ते में हो, और जिस वक्त मुज़ाकरात करने हो उस वक्त मुज़ाकरात किए जा सकें और उस वक्त वो लोग काम आ सकें। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त मिली, लेकिन इस इजाज़त मिलने के बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने ना तो इतनी सारी बच्चियों के कत्लेआम का तस्करा किया, और ना ही डोनाल्ड ट्रंप की या अमेरिका की मजम्मत की, बल्कि शहबाज शरीफ साहब आज भी अपनी उस बात पे कायम है, अपनी पूरी फैमिली समेत। मरीम नवाज़ ने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का अमन का जो नोबेल इनाम है ना, वो बड़ा अच्छा काम हमने किया, वो हम दिलवाएंगे। तो वो आज भी उसी बात के ऊपर उसी तरह कायम है। नाज़रीन, एक और ख़बर मैं बताता हूँ, पाकिस्तान का क्योंकि तस्करा हो रहा है, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से पैसे मांग लिए। लड़ाई के बीच में आप किसी से पैसे मांग लेना तो बड़ा मायूब लगता है, ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होती है कि जी हमें पहले पैसे दें आप। वो आपसे मदद मांग रहे हैं, आप उनसे पैसे मांग रहे हैं।
तो पाकिस्तान ने उनसे जो पैसे मांगे हैं उसके हवाले से हबीब अकरम साहब ने एक दो और लोग हैं, उन्होंने भी ये दावा किया। वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटाइज किया गया है वहाँ जो मौजूद पाकिस्तानी हैं उन्हें। इसको ज़रा समझें आप टेक्निकली। उसका मतलब ये है उनके कहने का कि जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में रहते हैं वो वहाँ कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, उनके पैसे सऊदी अरब के बैंकों में होते हैं। तो जो पाकिस्तानी वहाँ पे काम करते हैं सऊदी अरब में, उनके पैसों को मुबैना तौर पे गारंटी के तौर पे दे दिया है सऊदी अरब को कि आप हमें कर्जा दे दें इतने साल के लिए, यानी $5 अरब का आप तेल दे दें और $5 अरब आप हमारे डिपॉजिट कर दें। और इसके बदले में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं वहाँ पे सऊदी अरब में, उनके पैसे हम आपके पास ज़मानत रखवा देते हैं कि अगर हम वापस ना कर सके तो आप उनके पैसे जब्त कर लीजिएगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि मैं अपने 2-4 दोस्तों को इकट्ठा करूं और किसी से कर्जा मांगूं और वो मुझे कह जी आपको कर्जा तो मैं दे दूंगा, गारंटी दें, तो मैं कहूँगा जी इन तीनों की तनख्वाहें आप गारंटी के तौर पे रख लें या इनका कारोबार आप गारंटी के तौर पे रख लें। अगर मैं पैसे वापस ना दे सकूं तो आप इनके पैसे मार लीजिएगा। ये पाकिस्तान ने किया है। इमरान खान साहब का जेल से स्टेटमेंट आया और काफ़ी दिनों के बाद स्टेटमेंट आया। उनकी मुलाकातें बंद की हुई थी और उसके बाद अब इमरान खान साहब का एक बयान कल रात गए जो है वो बाहर आया अपने एक वकील के जरिए से। 6 लोगों ने मिलने के लिए जाना था लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। खास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का बंदोबस्त किया है कि सलमान अकरम राजा साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो पाए। सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब खास तौर पे मिलना चाहते हैं, उनके जरिए से वो पार्टी के जो रियल मामला आते हैं उनको चलाना चाहते हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे और लोग हैं वो भी नहीं मिल पा रहे। बहरहाल एक वकील अंदर गए, वो मिलकर वापस आए और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। अब उनके जरिए से मालूमात इमरान खान साहब तक पहुंची हैं। टीवी है नहीं उनके पास और अखबारात भी उनको नहीं दिए जा रहे, तो बाहर की मालूमात इमरान खान साहब के पास नहीं है। और जो मालूमात इमरान खान साहब को दी गई वो इसी तरह मिलनी थी कि वकील मिलने के लिए गया, उसने कोई बात बता दी। अब वो इतनी लंबी मुलाकात तो है नहीं जिसमें इमरान खान साहब को सारी सूरत हाल बताई जाए और एक एक चीज पे जवाब लिया जाए। फिर एक ही बंदा मिलने गया है, अगर 2, 4, 5 लोग मिले तो फिर वो आपस में जब बात करते हैं, डिस्कशन होती है तो ज्यादा चीजें बाहर आती है। बहरहाल जो इमरान खान साहब का बयान उनकी पार्टी ने जारी किया है उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे, वो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या कहा। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी की आदत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। लो जी, इमरान खान साहब तो वहीं पे खड़े। यहां पे सुहेल बड़ा इसने कॉलम लिख दिया, आर्मी चीफ ने ख्वाहिशात का इजहार कर दिया, डीजीआई एसपीआर से नीचे तक सब माफी का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल पे हर तरफ माफियों के मुतालबे हो रहे हैं। माफी मांगेगा नहीं मांगेगा वो उधर ही खड़ा है। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी की आदत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। ये जी इमरान खान। हालिया एहतजाजी तहरीक के नतीजे में हुई गिरफ्तारियां हों या 9 मई फॉल्स फ्लैग पर कैंगरू कोर्ट्स की गैर मुनसिफाना सजाएं, ये फस्तायत है, मगर इस सब के बावजूद आपने किसी सूरत हौसला नहीं हारना। जुल्म और बर्बरियत की इस तूफान के सामने डट जाना है। मैं खुद इस जेल की काल कोठरी में कैद रहकर भी अपनी कौम की हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं और जब तक अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा लेता इसी तरह डट कर खड़ा रहूंगा। मुझ पर एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई नाफिज कर दी गई है। अहले खाना और वकला से भी मुलाकात बंद करवा दी गई है, जबकि बैरूनी दुनिया और हालात हाजरा से बेखबर रखने के लिए हर जरिया मालूमात, चाहे वो टीवी हो या अखबार हो, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यही गैर इंसानी सलूक